नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। तो आज बजट यहां पर पढ़ दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 41 मिनट लंबा भाषण दिया। बजट में क्या कुछ खास निकला, क्या कुछ अहम रहा, किसको फायदा पहुंचा, किसको नुकसान हुआ, यह सारा आकलन हम यहां पर करेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बजट को ये एक तरीके से विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर देख रहे हैं। बहुत से लोग ये दलील दे रहे हैं कि ये आगे का बजट है, विजन डॉक्यूमेंट की तरह है कि हम देश में 24-25 साल बाद किस तरीके से हम देश को देखना चाहते हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का आकलन यह है कि नौकरी पेशा वाले लोगों को इसमें बिल्कुल लाभ नहीं मिला, बहुत से गरीब लोगों को लाभ नहीं मिला, उनके लिए बजट में कुछ खास नहीं रहा। यही वजह है कि आकलन के तरीके अपने हैं। लेकिन आम बजट 2022 में टैक्स में जो राहत दी गई, तो एनपीएस में 10% की जगह 14% कर दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, यानी कि न घटाया गया न बढ़ाया गया। पुराना इनकम टैक्स स्लैब ही लागू रहेगा, यानी कि जिन्हें राहत की उम्मीद यहां पर थी उन्हें राहत नहीं मिली। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे, तो 3 साल में बता दें कि यहां पर किस तरीके से बजट में क्या बड़े ऐलान किए गए हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बजट की क्या बड़ी बातें रही। वर्चुअल करेंसी में घाटे पर भी टैक्स देना होगा, 30% ये टैक्स यहां पर रहेगा। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र शर्मा है कांग्रेस से, और इसके अलावा वित्त मामलों के जानकार हैं विवेक जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता हमारे साथ नरेश चंद गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरेश चंद जी, इस बजट की सबसे अच्छी बातें क्या लगी आपको? मैं एक बार आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, कम शब्दों में कहिएगा ताकि और मेहमानों को जोड़ लें। यह बजट से देश के गौरव को, समृद्धता को आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ाने वाला बजट है। ये जन आकांक्षाओं के अनुकूल बजट है। ये बजट आज के लिए नहीं है। ये बजट आज के साथ साथ दूरगामी परिणामों को, देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये बजट इस देश के अन्नदाताओं को सुविधा देने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने वाला बजट है। ये मूल रूप से इंक्लूसिव बजट है, जिसका इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पे लंबे समय तक रहेगा। ये बेसिकली तुरंत आपको फायदा मिल जाए, ये उस टाइप से बजट नहीं है। ये बजट को दूरगामी परिणामों से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इकोनॉमिक डिसिप्लिन से काम करने के लिए बनाया गया है। देखिएगा, पिछले साल हमको जो अनुमानित नुकसान था वो 6.8% था इन्फ्लेशन का, वो जो 6.9 तक आया, तो इतने एडवांस सिनेरियो के बाद भी ये सिद्ध करता है कि सरकार का कमिटमेंट ये है कि हम एक डिसिप्लिन के तहत काम करें और राष्ट्र के समग्र विकास की कल्पना करें, न कि एक सेक्टर विशेष। ठीक है, चलिए ठीक है। सुरेंद्र शर्मा, आपको बजट में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई? यहां पर क्या नजर आया आपको बजट में? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो एक बात उनको देखने में आता है कि उनको बड़ा भव्यता प्रिय है। और देश विदेश की जो उन्नति है, वहाँ की जो बुलेट ट्रेन है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, वहाँ की चमक दमक है, वो निश्चित रूप से उनको बहुत प्रभावित करता है। और उनके व्यक्तित्व में भी ये बात देखने को मिलती है कि बड़े चमक दमक पसंद है उनको, चाहे कपड़े हों, चाहे उनकी गाड़ी हो। आप उनका मेकअप देखिए, उनका स्टाइल देखिए, तो बहुत उनको भव्यता प्रिय है। अब बात दरअसल ये है कि भारत देश जो है 136 करोड़ की आबादी वाला देश है, और यहाँ की जो विविधता है, जिस तरह की क्षेत्रीय संतुलन की भाषाई संतुलन, जाति संतुलन, धार्मिक संतुलन, भौगोलिक संतुलन, इन सारे चीज़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में विश्व का सबसे युवा देश है। हमारे पास 65% तक के
आबादी जो है वो बिल्कुल युवा है, जो 20 से 40 साल की अवस्था में है, और इन्होंने कई तरह की तकनीकी शिक्षा से लेके मैनेजमेंट में तमाम शिक्षाएं हासिल की हैं। तो इनकी प्रतिभा का उपयोग, इनका निवेश कहाँ पर होगा? जो हमारे पास जो मानव संसाधन जो हमारा है, उस मानव संसाधन का उपयोग कैसे होगा, कहाँ पर होगा, इसके संबंध में सरकार की जो कोई दृष्टिकोण इस बजट में दिखाई नहीं देता। दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि आज की तारीख में भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी गाँव में बसती है, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेती किसानी करके कृषि के माध्यम से पूरे देश को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और राष्ट्रीय उत्पादन करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस बजट में न तो बेरोजगारी हटाने पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है, न इस बजट में कृषि को आगे ले जाने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है, और कर्मचारियों के साथ या जो इनकम वाले हैं उनके साथ तो कोई किया ही नहीं गया है, ना उनको छूट दी गई है, ना बढ़ाया गया, ना घटाया गया है। कुल मिला के ऐसा है कि अब 2 साल में कुछ नहीं हो सकता, 3 साल में कुछ नहीं हो सकता, तो हम आपको सपने दिखाते हैं 25 साल बाद सपने दिखाए गए इस बजट में आपके मुताबिक। मैं अगर इस पे पूछ, तो जो आदमी आज जी रहा है बिना नौकरी के। हमारे साथ कई मेहमान इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कहा कि ये एक दूरगामी यहां पर बजट है, इसके दूरगामी परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसको किस तरीके से देखें? विवेक सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वित्त मामलों के जानकार हैं। विवेक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने अभी जो भाषण दिया उससे इतर कि आज जब आपने बजट देखा तो आपको क्या कुछ निराशा हाथ लगी या फिर सब कुछ सुखद रहा? यदि आम आदमी की नज़र से इस बजट को देखें तो ये बहुत निराशाजनक है। मिडिल क्लास को कोई भी राहत नहीं है, इनकम के स्लैब पे, इनकम टैक्स पे कोई भी रिलीफ नहीं मिली। एक सामान्य आदमी क्या चाहता है? एक सामान्य आदमी चाहता है कि उसको इनकम के स्लैब में कुछ रिलीफ मिल जाए, है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, और कुछ डिक्लेरेशन जो होते हैं वो आ जाए। तो ये बजट वैसा नहीं है। ये बजट 2050 को देख के बनाया गया है, 25 साल बाद के लिए। तो 2050 की स्थिति को देखते हुए तब तक देश कहीं किसी और स्थिति में रहेगा। इस बजट को दूरदर्शी बजट हम कह सकते हैं, आने वाले समय का बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करके बनाया गया है। मगर सामान्य व्यक्ति की बात करें, आम व्यक्ति की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, सैलरीड पीपल की बात करें, तो उनके लिए इस बजट में विशेष कुछ भी नहीं है। कि जैसा उनका एक एक्सपेक्टेशन था, महिलाओं की जो एक्सपेक्टेशन थी, तो महिलाएं भी कहीं खुश नजर नहीं आ रही हैं। महिलाओं की थी, नौकरी पेशा लोगों की थी, टैक्सेशन में कुछ, किसानों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, थोड़ी सी निराशा हाथ लगी। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, बहुत ज्यादा थी, स्पेशली किसान आंदोलन के बाद तो जी बिल्कुल। तो वजह इसकी क्या नजर आ रही है यहाँ पर? स्पेशली आकलन आप करें तो किस तरीके से इसकी वजह क्या देखते हैं? क्योंकि ये दूरगामी, एक कहा जाता है कि विजन डॉक्यूमेंट की तरह इसको पेश किया गया है इस बजट को, लेकिन अगर हम इसको देखें तो मौजूदा हालात में कितना ज्यादा ये कारगर साबित होगा और कैसे ये मदद लोगों को पहुंचाएगा? क्योंकि हमें सरोकार आम जनता से अगर है तो उसमें गरीब जनता भी है, मध्यम वर्गीय परिवार जो सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन जिनकी। सर देखिए, आने वाले समय में जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा ना, रोड्स अच्छी होंगी, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा, तो उसका एडवांटेज इनडायरेक्टली जो है ना, वो जनता को ही मिलेगा। मतलब ये विजन अभी जैसे अपन सामान्य सोच में रख ले, एक घर बनाते हैं, जब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक सुंदर घर और एक स्ट्रक्चर को, तो अभी स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन है। आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद इसका रिजल्ट मिलना सबको शुरू होगा। जब मिलेगा तो ये सबको सर्कुलेट होगा। ये देश का बजट है, ये आम व्यक्ति का बजट नहीं है। इसको देश को समर्पित कर सकते हैं कि ये इंफ्रा से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% जम किया इन्होंने, है ना, तो ये देश के लिए ही इस बजट को अपन मान सकते हैं कि आने वाले समय जो रहेगा 10-15 साल, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन जो है, ये उनके लिए काम करेंगे। उनके लिए काम करेंगे। नरेश चंद जी कुछ कहना चाह रहे थे सर आप? जी नरेश चंद जी, सर अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये बजट मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने वाला, देश के लिए आधारभूत संरचना का विकास करना और देश के लिए दूरगामी परिणाम देने वाला बजट है। साहब, इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 25,000 किलोमीटर के 20,000 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट किया गया है। नई ट्रेनों की, फास्ट ट्रेनों की व्यवस्था की गई। 80 लाख बेघर व्यक्तियों के लिए 80 लाख बेघर
व्यक्तियों के लिए घरों की व्यवस्था की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए 5 लाख करोड़ का अरेंजमेंट है। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ का व्यवस्था की गई है। क्योंकि ये जो व्यवस्था है ना, ये रोज की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने से लेकर आगामी 20 साल 25 साल तक देश की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा, देश कैसे डेवलप करेगा, देश कैसे काम करेगा, इसकी ओर लेके गया। देखिए, आपको मैं एक नटशेल में इस बजट की जो चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। खेती का सामान सस्ता होगा, जहाँ पे एक्साइज थी वो एक टैक्स है। राज्यों को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पैसे देने के लिए इन्होंने 1 लाख करोड़ का एक बजट दिया है। देखिए साहब, मैं तो एक हट के बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य जो अभी बहुत तकलीफ में चल रही है फाइनेंशियली, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम आई है इस बजट से। वो स्कीम है कि सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन, सरकार स्टेट गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन देगी इन सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो वो छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक स्पेशल पैकेज होगा। मुझे लगता है कि ऐसे स्टेट्स को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने ये योजना लाई है कि नहीं, नौकरी पेशा और किसानों को बड़ा यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, और एकदम उम्मीदें उन्हें लग रहा है कि नौकरी पेशा लोगों को टैक्स ले में कुछ बदलाव होता तो सीधे सीधे उनको फायदा पहुंचता। उनको नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उम्मीद वो लगा के बैठे थे। देखिए सर, बजट जो है, आपके पास जो एलोकेशन ऑफ फंड, आपके पास जो आएगा वो जाएगा। आपके पास यदि 100 रुपए है तो 100 रुपए ही आप खर्चा कर सकते हो ना, और आप डिसिप्लिन से बाहर जाओगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान की जनता के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का नतीजा था। देश की जनता ने जो सहयोग किया सरकार के साथ, उसी का नतीजा था कि इस कोरोना काल में भी हमारा जो डेफिसिट था वो 6.8 से एस्टिमेटेड था, वो 6.9 गया। तो अब सोचिए कितना अच्छा डिसिप्लिन था इस देश की जनता का और सरकार का। तो इस बात को जब फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको 6 महीने, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा, तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको और एक चीज बता रहा हूँ। आपको 5G टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको स्पेशल यूनिवर्सिटीज ला रहे हैं आपको नॉलेज के लिए। तो वो भी अल्टीमेटली यूथ को नया टेक्नोलॉजी देगा। यूथ अपने एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, अपने बिजनेस में लगेंगे। एम्प्लॉयमेंट मीन्स नॉट दी सर्विसेज ओनली, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड है सेल्फ हेल्प बिजनेस आल्सो नाउ। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर आएगा, और इसको एक दूरगामी इसको बजट के तौर पर हम देख सकते हैं। सुरेंद्र शर्मा, मौजूदा हालात में अगर हम बात करें तो किसानों के हाथ कुछ लगा क्या? नौकरी पेशा लोगों की भी बात नहीं करते, किसानों के हाथ कुछ लगा? सर, मैं शर्मा जी से पहले 2 मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा। शर्मा जी के परमिशन से। नहीं, किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। नरेश जी, आ रहा हूं मैं। सुरेंद्र शर्मा एक बार अपनी बात पूरी कर लें। हाँ सुरेंद्र जी। देखिए क्या है, दरअसल किसानों के लिए, मैंने कहा ना कि किसी भी सरकार को जब जैसे कोई आदमी अपने घर के बजट बनाता है, उसी तरह सरकार जब अपने देश के लिए बजट बनाती है तो उसको जो प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास उपलब्ध संसाधन क्या हैं और मेरे पास उसकी उपयोगिता और उसमें व्यय की प्राथमिकता क्या है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये सरकार जो है शुरू से भव्यता प्रिय है। इसको ये साधारण ट्रेन को ठीक से टाइमली चलाने की बजाय बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। मतलब बजट भव्य है, बजट भव्य है, उसी तरीके से बजट के अंदर भव्यता है। किसानों की नहीं भव्यता का आभास है। ये सपना दिखाते हैं 25 साल बाद 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे होगा और इसमें आप साए गाड़ी चलेगी। उस गाड़ी के डीजल का रेट क्या होगा पता नहीं, उस गाड़ी के पेट्रोल का रेट क्या होगा ये पता नहीं, उस नेशनल हाईवे में कितने जगह टोल टैक्स लगेंगे ये भी पता नहीं। तो दरअसल में ये पूरे तरह से कारपोरेट के लिए
कारपोरेट जो है उसकी सुविधा के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बहुत पहले से हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टैंड अप कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी बन गए। हर साल लक्ष्य रखा 100 स्मार्ट सिटी का। पूरे शहरों को, एक एक गांव को सांसदों के गोद में दे दिया। पता नहीं वो गांव अब गोद में हैं कि माननीय सांसदों ने उनको गोद से उतार दिया या वो अनाथ हो गए, इसका भी कोई पता नहीं है। तो मैं कुल मिला के एक बात समझ रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का किसाना आदमी हूँ, मैं आपको से एक बात बोल रहा हूँ। मेरे को जो बात समझ में आई है, इसमें किसानों को उनकी उन्नति के संबंध में कोई बात नहीं है। एक बात उन्होंने कहा है, गंगा किनारे यहाँ से वहाँ तक पेड़ लगेंगे और ऑर्गेनिक खेती होगी और उसके आसपास के तमाम जो कल कारखाने हैं, चमड़ा के नरेश चंद जी उसमें क्या होगा, उसकी कोई बात हुई नहीं। उन्होंने कहा कि भव्यता इसमें जरूर दिख रही है। गंगा की सफाई तो ये सरकार कई वर्षों से कर रही है, एक मंत्रालय भी बनाया, हाँ, लेकिन नहीं हो पाया। चलिए नरेश जी, अब इस पे थोड़ा सा 2,37,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट पेमेंट करेंगे किसानों को। डायरेक्ट इनके अकाउंट में पेमेंट आएगा फॉर व्हीट एंड पेडी, गेहूं और धान जो एमएसपी में बेचने वाले किसान हैं उनको 2,37,000 करोड़ का डायरेक्ट भुगतान आएगा उनके अकाउंट्स में। ये बहुत बड़ी स्कीम है, ये बड़ा प्रोविजन है कि सरकार डायरेक्ट उनको पेमेंट कर रही है। देखिए साहब, इनकम टैक्स में इनडायरेक्ट बेनिफिट है। टैक्स डिसिप्लिन को उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने कहा कि आप अपने रिवाइज रिटर्न 2 साल के अंदर फाइल कर सकते हो। और जुडिशियल डिसिप्लिन के लिए उन्होंने कहा कि एक केस यदि हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो उस टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, तो उन्होंने ये कहा कि उससे रिलेटेड कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत से सुखद तस्वीरें भी दिखाई गई हैं और मौजूदा हालात में कुछ निराशा भी हाथ लगी, लेकिन उम्मीदें भी बहुत से लोगों की यहाँ पर जगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में, इस डिबेट में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज बजट पेश किया गया। किसानों को बहुत उम्मीदें थी, मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदें काफी हद तक यहां पर नजर भी आई कि उस पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई, लेकिन बहुत से लोग निराश भी हैं। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।